So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. 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 सबको भी जुड़ जाने दीजिए। सर मैं टॉपिक डिजाइन कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप सब तक मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसा कि
अभी ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आज की क्लास, पहले तो मैं एक चीज़ बोल दूँ कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत मतलब लगभग ना के बराबर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहला दिन जो है वो हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सम डूज एंड डोंट्स, उस पर चर्चा ज़्यादा करेंगे rather than going straight for the class. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. लेकिन आप Yes. सबके पास अपनी एक नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए क्लास नोट्स के लिए, ठीक है? तो मैथ्स की बात अगर मैं करूँ तो मैथ्स में आपको लगभग 3 कॉपी बनेगी, 3 कॉपी। एक कॉपी क्लास नोट्स की एक्सक्लूसिव, दूसरी कॉपी आपको बनानी है डीपीपी के लिए और तीसरी शीट के लिए। और जब मैथ्स की क्लास कॉपी की बात करूं तो एक काफ़ी मोटी सी कॉपी होनी चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 300 पेजेस और 200 पेजेस कम से कम हो, एक मोटी सी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है? रफ कॉपी नहीं होनी चाहिए, रफ पेजेस नहीं होनी चाहिए, फेयर पेजेस होने चाहिए। रूल्ड हो या अनरूल्ड हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसमें लाइन बनी हो या नहीं बनी हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? दैट डिपेंड्स ऑन यू। और जब भी क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी हम स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आप बोर्ड में क्लासरूम में बैठकर करते हैं वो सब आप लिखते रहेंगे। कुछ भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, जैसा कि ओरिएंटेशन सेशन में बताया, वो भी आप अपने वर्ड्स में लिखते रहेंगे, ठीक है ना? और जो होमवर्क दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आज डीपीपी दी गई तो आपको अपनी डीपीपी को जो सॉल्व करना है डीपीपी 1, और डीपीपी 1 लिखने के बाद आप डीपीपी 1 को डीपीपी की कॉपी में सॉल्व करें, ठीक है? और अच्छा रहेगा कि आप साथ में पेंसिल का भी यूज़ कर लें, जब आप सॉल्व करें तो पेंसिल का भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छा ये रहेगा कि अगर आपने मान लो कोई गलती कर दी, कुछ भी कर दी, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कहीं पर, ज़्यादा काटा पीटी नहीं मचानी पड़ेगी आपको अपनी होमवर्क कॉपी, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैथ्स से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप बिल्कुल पूछ लें, क्योंकि आज मौका है। उसके बाद तो हम फटाफट अपने कोर्स को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। कोई अगर आप मुझसे कोई कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछे, ही इज मोस्ट वेलकम टू आस्क। सर स्टार्टिंग चैप्टर कौन सा होगा सर? देखो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो सबने अपना जो क्लास 10th था वो अपना लॉकडाउन में पढ़ा, हाँ है ना? लॉकडाउन में पढ़ा तो शायद वो चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी होंगी जो कि पढ़नी चाहिए थी। और हमें जब IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगा ये तो आपको मालूम ही होंगी, और हो सकता है वो आपको मालूम ही ना हो, या आपको पता ही होंगी, आपको पता, आपने देखा हो कि आपने सुना ही नहीं कभी। तो इसलिए जो अभी जो हमारा पहला जो कुछ क्लासेस होंगी, दे विल बी डिवोटेड टू बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स एज इन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं आपको मालूम होनी ही चाहिए, बिकॉज assuming that you are 10th qualified, you've done your 10th, तो इसलिए जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा बेसिक मैथ्स। सो दैट इज हम उसको आपको उस लेवल तक ले आए कि जहाँ आपको हमारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाए, ठीक है? और कोई सवाल किसी के मन में? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रति कुमार रुद्र, आई थिंक? यस सर। ओके, और कोई सवाल किसी के मन में हो तो बिल्कुल पूछें, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और भी सर कुछ? बेसिक मैथ कौन से चैप्टर से रिलेटेड होगा? बेसिक मैथ्स ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बेसिक मैथ्स इज अ मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर होगा, जहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के बारे में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ों के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। इट विल बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? बेसिक मैथ्स में सच कोई चैप्टर नहीं होगा, इट इज ऑल टुगेदर अ चैप्टर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेवरल थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। तो एक तरीके से इनकम पास करेगा जो अभी तक लगभग आपने थोड़ा पढ़ा है अभी तक मैथ्स में। Have I answered your problem? Question? Yes? Yes, sir. अनुज? Yes, और कोई sir. मन में बात हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए, किसी के मन में भी और कोई बात हो, कोई और कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ मैथ्स से रिलेटेड? सर हाँ बोलो। सर शीट्स इन द सेंस मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं, हर किसी ने बात की ओरिएंटेशन में भी शीट की, डीपीपी की। देखो डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को टच करते हुए बने। कुछ क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, एज इन 10 या 15 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डीपीपी में हो, और वो प्रॉब्लम्स हर फॉर्मेट में हो सकते हैं,
कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जहां पर सिंगल करेक्ट ऑप्शंस आपके पास होंगे, यानी ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा और उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा। फिर उसमें जो दूसरी प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स आते हैं वो है मोर देन वन करेक्ट, जहां पर ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे फिर से ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, लेकिन इस बार हो सकता है कि उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर ना हो, नीचे दिए गए ए बी सी डी में से एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो, उन्हें हम कहते हैं मोर देन वन करेक्ट। तो पहला क्या हो गया डीपीपी में, सिंगल करेक्ट, दूसरा हो गया मोर देन वन करेक्ट, और तीसरा होगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या इंटीजर टाइप, यानी ये कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको आंसर अपना जो देना होगा वो एक इंटीजर फॉर्मेट में देना होगा, एक डेसिमल में देना होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये तो हो गए डीपीपी, जिसमें सिर्फ 15 प्रॉब्लम्स होंगे और वो प्रॉब्लम्स वेराइटी ऑफ फील्ड से होंगे। वेराइटी ऑफ फील्ड मतलब हो सकता है क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हो, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो, एक क्वेश्चन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से हो, इस तरह से मिक्स होगा, ठीक है ना। ये हो गई डीपीपी। तो डीपीपी क्या करती है, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखती है ताकि आप उन सब कॉन्सेप्ट्स के टच में लगातार बने रहें। दूसरा शीट जो होती है वो एक टॉपिक के जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी एक आपको शीट, एक बुकलेट मिलेगी, और वो बुकलेट हो सकता है 50-60 पेजेस की हो। उस बुकलेट में शुरुआत में थोड़ी थ्योरी दी रहेगी उस चैप्टर की पूरी पूरी, लगभग थ्योरी आपके सामने उस चैप्टर की होगी। फिर जैसे ही वो थ्योरी खत्म होगी, उस थ्योरी के अंदर ही साथ साथ में आपको डू योर सेल्फ करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ वो थ्योरी तो टीचर क्लास में पढ़ा ही रहा होगा, और डू योर सेल्फ सेक्शन में कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे जहाँ पर आप वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, और उनके आंसर्स भी आपको उसमें थ्योरी पोर्शन में ही मिल जाएंगे। तो शीट में मैंने क्या बताया आपको अभी तक कि आपके पास 60-70 पेजेस की शीट होगी, जहाँ शुरू के कुछ पेजेस उस चैप्टर के थ्योरी को डिवोटेड होंगे, और थ्योरी भी ऐसी होगी कि थ्योरी पढ़ाई जाए, उस सेक्शन में थ्योरी होगी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डू योर सेल्फ की फॉर्मेट में आपको करना है और आंसर टैली करना है। फिर जैसे ही सेक्शन खत्म होता है, देन बिगिंस एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप पाएंगे फिर हमारे पास 6 एक्सरसाइजेज आपके साथ में सामने 6 एक्सरसाइजेज आएंगे। 6 एक्सरसाइज आएंगी, उसमें पहली एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, यानी जैसा डीपीपी का फॉर्मेट था यहाँ पर भी वही फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे, सिंगल करेक्ट। लेकिन माइंड यू, ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे उसी चैप्टर से होंगे, जबकि डीबीपी में क्या होगा, मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 2 जो होगी वो एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होगी, बिल्कुल वैसे ही जो लास्ट में डीबीपी सेक्शन में होगा। फिर एक्सरसाइज 3 जो प्रीवियस जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे। फिर एक्सरसाइज 4 जो जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स होंगे। फिर एक्सरसाइज 5 जो कि फिर मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन होंगे, मोर देन वन। और फिर एक्सरसाइज 6 जो फिर से सब्जेक्टिव। तो इस तरह से जो आपकी शीट होगी वो 6 एक्सरसाइजेस से लगभग बनी होगी, ठीक है। और हर एक्सरसाइज का फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया, सिंगल करेक्ट होगा, फिर उसका सब्जेक्टिव होगा, फिर प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चंस होंगे, फिर प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई एडवांस क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद फिर मोर देन वन करेक्ट 5 में, और 6 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया कि, है ना, अच्छे समझ में आ गया कि डीपीपी क्या है, शीट क्या है। और कोई बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं है, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं कि शीट क्या है और डीपीपी क्या है। और मन में कोई सवाल हो बिल्कुल पूछ लें आप मुझसे। और किसी के मन में कोई और सवाल? शीट, डीपीपी और कुछ? चलिए ठीक है, तो आपकी इस खामोशी को हम समझ के सब डाउट्स क्लैरिफाई हो गए। यस, चलिए तो फिर हम ये सेशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो अब ये क्लास कैसे होगी मैं बता दूं आपको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, wherein you will see a blackboard on the screen, then आपको मेरी आवाज़ लगातार सुनाई देती रहेगी। हो सकता है मैं आपको दिखाई ना दूं, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहेगी, और साथ साथ जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी स्क्रीन पर जाने से पहले एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आप लिखेंगे वो हमें साथ ही लिखना है या फिर आप टाइम देंगे बाद में लिखने के लिए? नहीं, आप लिखते रहें साथ साथ ही, अच्छा रहेगा, ठीक है।
मतलब ये जरूरी डेफिनेट, जैसे आप क्लास में करते हो, कैसे करते हो क्लास में बताओ? ऑफलाइन क्लास में कैसे करते थे? क्लास में टीचर के सामने करते थे, क्या करते थे? टीचर बताया जाता था, बोर्ड पे लिखता था, आप उसे समझते थे, साथ साथ लिखते भी थे, ऐसे ही नोट भी करते थे। ये तो करते थे स्कूल में, है? या नहीं? ऐसा ही करते थे। Yes, sir. तो चलिए, तो देखते हैं। तो मैंने आज बताया आपको पहले कि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ क्लास होगी, हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। और आप लोग मुझे जानते हैं अच्छे से? यस। Yes, sir. कैन यू टेल मी माय नेम? पूछना वर्ड है। आशीष अग्रवाल सर। बिल्कुल, यू नो मी। यस Yes, sir. यस। यस सर। तो आप में से किसी को कोई बड़ा भाई बहन जो पढ़ा हो मुझसे? यस यस सर। कहाँ, न्यूक्लियस में या बंसल में? सर न्यूक्लियर। अच्छा, न्यूक्लियस में। ओके ओके एलियन। ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जो so that is what we are studying, basic maths। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में लगभग आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आज सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से, आपको लगभग 10 साल हो गए हैं मैथ्स पढ़ते हुए, राइट? यू बिगेन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10, 10 साल आपने मैथ्स पढ़ा, ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इफ आई आस्क, हाँ बोलो सर। इस जो यहाँ पर नोट लिखवाएंगे सर, उसको अपन अभी नोट्स कॉपी लिखेंगे ना सर अभी? हाँ, वो नोट्स कॉपी में नोट करते रहना सर, ठीक है? समझ के, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत अभी तक किसी को भी? ठीक है, सब समझ में आ गया? पूरा प्रोसीजर समझ में आया क्लास का? Yes, sir. कोई और दिक्कत किसी को? प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है? क्लैरिफाई कर लो अच्छे से एंड फील कॉन्फिडेंट सो दैट वी मे स्टार्ट। यस, तो चलिए, तो जहां हम थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा, आपको 10 साल हो गए सबको मैथ्स पढ़ते हुए। सबसे पहली चीज आप मुझे बताइए, आपने साइंस में, मैथ्स में 2 शब्द सुने होंगे, इन्वेंशन और डिस्कवरी। हैव यू हर्ड ऑफ देम? यस सर। यस सर। Yes, sir. What is the difference between an invention and discovery? सर डिस्कवरी मतलब कि कोई पुरानी चीज को डिस्कवर करना, और इन्वेंशन मींस हम कोई चीज न्यू इन्वेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, she got the right words। यानी इन्वेंशन क्या है? इन्वेंशन is something which never existed and हम उस चीज को इस दुनिया में ला रहे हैं, बना रहे हैं, that is invention। यानी इन्वेंशन, कभी भी जो हम चीज इन्वेंट करते हैं वो दुनिया में थी ही नहीं, हमने उसे नए सिरे से बनाया। फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, it was an invention, it never existed but we made it। aeroplane, yes, aeroplane, Wright brothers, it was never ever there in this world but it was made by man and it was brought in this world by man। तो ये क्या हो गया? इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या है? which already existed in this world but we never knew। यानी हमें वो चीज हमारे जानने से पहले इस दुनिया में मौजूद थी लेकिन हमें उसके बारे में मालूम नहीं था। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के बताने से पहले ग्रेविटी काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बोलिए। कर रही थी। ग्रेविटी काम कर रही थी। इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इवन बिफोर न्यूटन। इवन बिफोर न्यूटन gave his law of gravitation, ग्रेविटी काम कर रही थी। इट वाज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन के बारे में बताया तो मैं क्या बोला? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। क्या बोलेंगे? इट वाज नॉट इन्वेंटेड बाय न्यूटन। क्लियर है बात? तो इसी, अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ मैथ्स फिजिक्स, कहाँ हम जा रहे हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैथ इन्वेंशन है कि डिस्कवरी? इज मैथ एन इन्वेंशन और अ डिस्कवरी? इन्वेंशन। Discovery. बताएं। डिस्कवरी। डिस्कवर। डिस्कवरी। तो डिस्कवरी या इन्वेंशन? इन्वेंशन। इन्वेंशन, दो इन्वेंशन, डिस्कवरी।
डिस्कवरी, डिस्कवरी, ओके, डिस्कवरी, इन्वेंशन, इन्वेंशन। तीन डिस्कवरी चार लोग, हाँ मैं देख रहा हूँ कि Discovery. मैक्सिमम हमारा जो क्राउड है वो इस बात से कन्विंस्ड है कि मैथ्स वाज एन डिस्कवरी, इट वाज नॉट एन इन्वेंशन, रादर इट इज द अदर वे अराउंड, मैथ्स इज ऑल इन्वेंशन, मैथ्स पूरा का पूरा इन्वेंटेड है, मैथ्स इज एन इन्वेंशन, इट नेवर एग्जिस्टेड, इट वाज अस हु ब्रॉट द सब्जेक्ट इनटू बी, physics is maximum discovery and on the basis of that discoveries we make new inventions, but maths from day one is an invention, maths क्या है, invention है। क्या कहीं पर 1 2 3 कहीं पर मिला था क्या, खुदाई में निकला था क्या, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की खुदाई में 1 2 3 निकला क्या कभी? नहीं, No, sir. नहीं निकला। 1 + 1 2 होता है, ये कहीं हमें धरती में छपा हुआ मिला था क्या? नहीं, No, sir. it was never discovered, they were all invented। तो मैथ्स की Yes, सबसे sir. ब्यूटीफुल बात, मैथ्स की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि मैथ्स इज एन इन्वेंशन, इट इज नॉट अ डिस्कवरी। यानी हर चीज आपने क्या किया, मैथ्स में इन्वेंट किया। सबसे पहला इन्वेंशन आप जानते हैं मैथ्स में सबसे पहला इन्वेंशन क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन इन मैथ्स टू मैनकाइंड? उस समय, Number. चलो जब पत्ते बांध के तुम जंगलों में घूम रहे थे उस चीज के बारे में सोचो और बताओ कि सबसे पहले इन्वेंशन क्या थी? किसी ने सही बोला, नंबर, नंबर्स वर द फर्स्ट इन्वेंशन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर नंबर्स के बाद व्हाट केम इन? नेक्स्ट केम इन द अलजेब्रा ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही तो था। यस, Yes, sir. फिर उसके बाद अलजेब्रा आया। और आप देखो, जब आप छोटे थे आपको बिल्कुल उसी ह्यूमन साइकिल से गुजारा जाता 10th क्लास तक। कैन यू फील द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट? आप जब 10th क्लास में आज आ गए हो, जब आप नर्सरी में थे तो आप सोचो आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि वो जंगल में पत्ते बांधकर घूमने वाले आदमी को ट्रीट करते थे। यानी कैसे? उसने सबसे पहली चीज क्या याद की? उसने सबसे पहली चीज क्या सीखी? काउंटिंग। तो आपको क्या सिखाई कि सबसे पहली चीज मैथ्स में बताओ? Counting. सबसे पहले काउंटिंग सिखाई गई। और आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उस समय इंसान काउंट कैसे करता था, कोई बताएगा? किसी को याद है थोड़ा बहुत कि हाउ डिड प्रिमिटिव मैन काउंट? Live objects को देख के. लाइव ऑब्जेक्ट्स को देखकर, और केव्स के में कुछ मार्क बनाते थे, Telemark. टैली मार्क बनाते थे। अब आप अपने बचपन में जाओ, बचपन में याद करो तुमने काउंटिंग कैसे सीखी थी, कैसे जोड़ना घटाना सीखा था, सोचो। हाँ, टैली मार्क्स बनाए थे, टैली मार्क्स बनाए Yes, थे। sir. पहले Yes, फिगर sir. से सीखा, पहले फिगर से सीखा जैसा कि प्रिमिटिव मैन ने सीखा, फिर उसके बाद टैली मार्क्स बना के जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? Yes, sir. बिल्कुल, देख रहे हो? तो तुम्हें शायद ये पता भी नहीं था कि तुम्हें बिल्कुल उसी साइकिल से गुजारा जा रहा है जिस साइकिल से एक प्रिमिटिव मैन गुजरा है आज तक, हाँ या ना? बिल्कुल वैसे ही चीजें चल रही थी। तो सबसे पहला इन्वेंशन जो था वो क्या था? नंबर्स, काउंटिंग। तो आज हम जो सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं वो वही है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि हाँ कि नंबर सिस्टम है क्या, कैसे आया। कोई बताएगा सबसे पहले जो नंबर्स थे वो कौन से नंबर्स थे जो डिवाइस किए गए? They were the set of natural numbers. So they were the set of natural numbers. This was the smallest possible set of numbers. तो ये सबसे छोटे नंबर्स थे। इसमें क्या क्या आता था, कोई बताएगा? 1 2 3 4 5 एंड ये सब नंबर्स कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या इसमें जीरो आता है? क्या इसमें जीरो आता है? इसमें जीरो नहीं आता, यानी जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओनली 1 2 3 4 and 5 and so on are natural numbers. Zero is not included in this number. मुझे याद है आज से 4 या 5 साल पहले एक बच्चे ने बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी। तुम पूछ सकते हो कुछ बात इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। क्या तुम कुछ पूछना चाहोगे नंबर्स के बारे में? Sir, why zero comes first? Why zero comes First. वो तो बात मैं बताऊंगा। तो पहले आप ये बताओ कि जीरो क्या इसमें इंक्लूड किया कि नहीं किया? जीरो इंक्लूड नहीं किया। तो एक बच्चे ने 4 साल पहले एक बहुत अच्छी सी बात पूछी, सर जब जीरो इंक्लूड नहीं किया फिर 10 कैसे लिखते थे? नहीं, एक ऑब्वियस सवाल था, सर फिर 10 कैसे लिखते थे? तो ध्यान रखें जो ये नंबर्स मैंने आपको बताए हैं
ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये इंग्लिश न्यूमरल्स हैं, दे आर इंग्लिश न्यूमरल्स, यानी कि ये न्यूमरल्स बाद में आए हैं, इंग्लिश न्यूमरल्स हैं। आपको याद होगा आपने अपने पुरानी क्लासेस में जो नंबर्स पढ़े होंगे वो रोमन न्यूमरल्स भी पढ़े होंगे, पढ़े थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 फिर 3, याद है? 4 5 यस और 10 को आप ऐसे लिखते थे, तो उसमें जीरो की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आ गए? 1 से लेकर आगे तक के सारे नंबर्स आ गए। फिर इससे जो थोड़ा सा बड़ा सेट है, थोड़ा सा बड़ा, वो है सेट ऑफ होल नंबर्स, दैट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स W। इनमें क्या आ जाता है? इसमें जीरो भी जुड़ जाता है, यानी 0 1 2 3 4 and so on. These are the set of whole numbers. These are the set of whole numbers. यानी जीरो भी आ गया। और जीरो आपको पता है ना किसने दिया? Who gave zero? आर्यभट्ट gave zero to the world of maths. तो हम Indians proudly कह सकते हैं, what is our contribution to the world of maths? Zero. We gave zero. Yeah, we gave zero. So what is the contribution to the world of maths? Zero. Yes. Yes, this is the contribution that we have made to the world of maths. हमने maths की दुनिया को zero contribute किया है, ठीक है? So that is what we have contributed to maths. और किसी ने पूछा जीरो पहले क्यों आता है? क्योंकि देखो 1 डिनोट्स एक चीज को डिनोट करता है 1, 2 चीज को डिनोट करता है 2, यानी कि एक बढ़ते हुए क्रम में हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। When 1 denotes only one thing, 2 denotes 2 things which is greater than 1, 0 denotes nothing. So definitely nothing is less than there is something, यानी उससे छोटा ही है। आप Yes. समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. 1 2 3 क्या डिनोट कर रहा है? काउंटिंग डिनोट कर रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो अगर वहां पर हमने वहां 4 चीजें रखी हैं, तो 4 चीजों का मतलब क्या हुआ? देयर आर 4 थिंग्स देयर। इफ देयर आर 3 थिंग्स, देन द नंबर ऑफ थिंग्स हम फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस से कि यार ये 3 कम है एज कंपेयर टू 4। तो जैसे जैसे आप 2 देखेंगे 2 और भी कम दिखाई देगा, और अगर हम वहां देखें कुछ भी नहीं है, वी कॉल इट एज 0, एंड 0 विल सर्टेनली बी लेस देन 1। इज दिस क्लियर? 0 1 से छोटा हो। हाँ बोलो यार। So can we say that infinity means everything? इन्फिनिटी मीन्स एवरीथिंग। देखो इस पर भी हम आएंगे आगे। पहली चीज तो देखो इन्फिनिटी है क्या, ये बात भी बहुत अच्छे से विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत एंथुसियास्टिक हैं आप लोग, तो इस तरह की चीजें आप पूछ रहे हो। जैसे कि इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताएंगे? अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। तो ये नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 से चलते जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्या आप इन्फिनिटी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसे मेजर कर सकते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अंत होगा, और अगर उसका अंत होगा तो वो क्या होगी? फिर वो अनंत नहीं होगा। सो इन्फिनिटी इज समथिंग व्हिच कैन नेवर बी मेजर्ड। इट इज एन इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग क्वांटिटी, वो लगातार इंक्रीज करती है क्वांटिटी, ठीक है? तो कभी अटेन नहीं हो सकती, कैन नेवर बी अटेन्ड। तो इन्फिनिटी मैथ्स में सिर्फ क्या है? इट इज एक नंबर लाइन है हमारे पास। नंबर लाइन आप समझते हैं? नंबर लाइन में ये बीच में 0, अगर आप नंबर लाइन के इधर चलते जाएं कंटिन्यूअसली तो हम कहेंगे आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? यू आर टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बस। हम ये नहीं कहेंगे आप प्लस इन्फिनिटी पहुंच गए हो। इन्फिनिटी, traveling towards infinity is a journey. Infinity is not a destination. Infinity is a journey towards the positive end of the number line or the negative end of the number line. So infinity is not the destination. Mind my words. Infinity is not the destination. It is the journey. It is the journey towards the ends of the number, which is never ending. Clear? Yes, sir. अब whole numbers का बेटा जो अगला सेट आया, अच्छा एक चीज और, आपने एक चीज सुनी होगी कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सुना है ना ये बात? Yes. नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो भी मैथ्स में इन्वेंट हुआ है वो नीड के कारण हुआ है, यानी एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स हैज बीन इन्वेंटेड बिकॉज देयर वाज अ नीड ऑफ। नंबर सिस्टम में नंबर्स में नेचुरल नंबर्स क्यों इन्वेंट किए गए? सोचो उस समय आदमी को क्या करना था। उस समय जब आदमी थोड़ा सा
सोफिस्टिकेटेड हुआ, उसने जानवर वानवर पालना शुरू किए, जानवर वगैरह पालता था, घास चराने ले जाता था, रात को लेकर वापस आता था, तो देखता था कुछ कम है, उसे कुछ कम समझ में आता था, यार कुछ तो कम है इसमें से। तो वहां उसे क्या नीड हुई, किस चीज की नीड महसूस होने लगी, काउंटिंग। दैट इज व्हाई द नंबर्स वर काउंटेड, द नंबर्स वर इन्वेंटेड। तो ऑल दीज नंबर्स वर इन्वेंटेड बिकॉज दे वर फेल्ट इन नीड ऑफ। फिर होल नंबर्स में जीरो की नीड क्यों आई? जीरो की नीड क्यों आई? क्योंकि जब इंसान ने थोड़ा बहुत लेना देना शुरू किया, थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू किया, तो मान लो किसी के पास 2 चीजें थी, उसने 2 चीजें किसी को दे दी, तो उसके पास कितनी बची? अब उसके लिए कोई जवाब नहीं था, उसके लिए कोई काउंटिंग नहीं थी हमारे पास, तो इसलिए जीरो का इन्वेंट किया गया। सो यू सी एवरीथिंग हैज बीन इन मैथमेटिक्स हैज बीन इन्वेंटेड बिकॉज देयर वाज अ नीड ऑफ इट। फिर अगला जो नंबर सिस्टम है, जो अगला जो नंबर्स हैं, वो हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या आता है, कोई बताएगा? नेगेटिव नंबर्स -1 -2 और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और जीरो भी आएगा। जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीरो न्यूट्रल जीरो इज नीदर Neutral. पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ध्यान रखेंगे बात, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्लियर है? Yes, sir. फिर ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड, कैसे नंबर्स कहलाते हैं वो? नेचुरल पॉजिटिव, नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना? लेकिन हम यहाँ बात करें नंबर्स के बारे में, अभी आगे और भी चीजें आएंगी। ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, एंड नंबर्स लेस देन जीरो, बहुत लेस देन जीरो, आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, नॉन नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। कैन यू टेल मी नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 Sir, All every number including zero. हाँ बिल्कुल सही। नॉन, देखो पॉजिटिव नंबर्स और नॉन नेगेटिव नंबर्स में कोई अंतर है या सेम चीज है, बताना? Same. Sir, हाँ? all sir Same, different कई लोग कह है। रहे हैं नॉन same, नेगेटिव बिल्कुल। नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। हाँ बिल्कुल, देखो पॉजिटिव नंबर्स कई लोग कह रहे हैं और नॉन नेगेटिव नंबर्स सेम है। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव का नंबर क्या है? जो कभी नेगेटिव ना हो। ध्यान से सुनना, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? जो कभी भी नेगेटिव ना हो। तो कभी भी नेगेटिव ना हो, इसका मतलब वो जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स में यू इंक्लूड जीरो एज वेल। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स में जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। इसी तरह से नॉन पॉजिटिव नंबर्स में कौन कौन होगा, कोई बताएगा? नॉन पॉजिटिव नंबर्स में Sir, 0 and negative number numbers. including zero. बिल्कुल, all negative numbers including zero also, they will be called as non positive numbers. क्लियर है? तो चलो इंटीजर तक हम पहुंचे। अब इंटीजर के बाद जो अगला बड़ा सेट है नंबर्स का, दैट इज द सेट ऑफ, कोई बताएगा क्या है अगला? Real numbers. नहीं, अभी तो और बाकी। रेशनल नंबर। इट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर रैशनल नंबर्स, तो आप अपनी रटी रटाई डेफिनेशन बोल दोगे, फटाफट बोल दो। किस फॉर्मेट के नंबर होते हैं? P upon P अपॉन Q। P और Q दोनों इंटीजर होते हैं। Q Q is क्या not. नहीं होता? जीरो नहीं होता। तो ये कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। देखो एक चीज और, इस नंबर्स के नाम में आपको रेशियो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. So these are the numbers which are in the form of a ratio. एक रेशियो के टर्म्स में होते हैं। These are in the form of a ratio. ये रेशियो के टर्म्स में होते हैं ये नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं, they can be classified into 2 types of decimal. जब आप P को Q से डिवाइड करेंगे तो 2 बातें हो सकती हैं। तो on the basis of that they divided into 2 types of decimals. रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो रैशनल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। एक होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आज मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ आपकी सुनी सुनाई बातों को फिर से उसे और अच्छे से बता रहा हूँ।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप सबने एक मूवी देखी टर्मिनेटर, हैव यू एवर? कितने लोगों ने देखी यार? किसने नहीं देखी? देखिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की देखी मूवी टर्मिनेटर? चलो कोई बात नहीं। टर्मिनेटर हिंदी में भी वो अवेलेबल है इंडिया में, एंड उसका नाम है विनाशक। हिंदी में उसका नाम क्या है टर्मिनेटर मूवी का? विनाशक। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब क्या है? खत्म हो जाना, विनाश हो जाना, खत्म हो जाना किसी चीज का। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है? ये ऐसे डेसिमल्स हैं जो खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ आई टेक से 9/2, ये क्या है? 4.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल। 10/2 ये है 5.0 टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल जो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? तो जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, यानी या तो वो डिवाइड करने पर खत्म हो जाएंगे, या फिर दूसरा जिसे हम कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स, या फिर वो रेकरिंग डेसिमल्स होंगे, या फिर जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी ये नंबर्स क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें 10/3, हाउ मच इट इज? 3.3333 एंड सो ऑन। और कई लोग इसको कैसे लिखते थे? 3.3 बार, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 3.3 के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। तो ये डेसिमल्स कैसे हैं? रेकरिंग डेसिमल्स। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या फिर क्या होते हैं बेटा? रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। हाँ या ना? यस। और देखो मजाक मजाक में जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ना, जो ये मजाक मजाक में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, आज मैं इसके ऊपर IIT का 2013 का बेस्ड एक प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि देखो जिन लोगों ने ये पहला लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किया, देखो वो लोग इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे IIT। ठीक है, तो इसलिए एक एक चीज ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर। ओके। यस अब कुछ नंबर्स, अब यहाँ तक हम पहुंच गए, हम इंटीजर्स पर आ गए, हम रैशनल नंबर्स पर आ गए। रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? जब चीजों को बांटना पड़ा तो रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। 10 टॉफी को 5 लोगों में बांटना है। अक्सर आपके बड़े बुजुर्गों ने एग्जांपल दिया, टीचर ने एग्जांपल दिया, 10 टॉफी को 5 लोगों में बांटना है, हर किसी को कितनी मिलेगी? बोले 10/5, दैट इज 2 मिलेगी। ठीक है ना? तो रैशनल नंबर्स की नीड कहाँ डेवलप हुई? जहां पर हमें डिवीजन की जरूरत पड़ी। ठीक है, थोड़ा और तरक्की हुई, लोगों ने, मैनकाइंड और आगे बढ़ा, इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू किया, तो अभी भी हमारे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था, x² = 2। क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा इस सेट में जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए, जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 2 दे दे? ऐसा कोई नंबर होगा? No, sir. ऐसा कोई भी नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि हमें कुछ नए नंबर्स और चाहिए ताकि हम x² = 2, x² = 10 इस तरह की इक्वेशंस का आंसर दे सकें। देयरफॉर ऑल टुगेदर, और वो नंबर्स डेफिनेटली इन सब में तो कहीं नहीं है, इसलिए उनको अलग रखना पड़ा। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं यार? irrational numbers. So this is the set of irrational numbers. ये irrational numbers हैं। इसको आप r - q ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख रहे हो डंडा किधर की साइड झुका है? लेफ्ट साइड, r - q। और अगर आप चाहें तो इसे q' या फिर कई लोग इसे q कॉम्प्लीमेंट, q के ऊपर c लिख देते हैं, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब इसकी नोटेशंस हैं। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ नीचे। इस पर हम लास्ट में गौर कर लेंगे, इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो नाउ यू कैन मेक दिस सर्कल समहाउ, और नीचे रैशनल नंबर की छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लिख भी रहे होंगे, लिख रहे हैं? यस सर। अब देखो इरैशनल नंबर्स। यस सर। Irrational numbers क्या होते हैं? Irrational numbers, they are neither terminating nor repeating decimals। ना तो ये खत्म होते हैं
और ना ही ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। दे नाइदर टर्मिनेट, दे नाइदर रिपीट। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि अगर आप √2 का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अगर आप √2 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपको पता है, आपने बचपन में भी देखा है कि √2 का वैल्यू क्या आ जाता है, ये बताएगा। इट इज 1.414 21356 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। अब क्या होगा, ये ना तो कभी खत्म होगा ना ही कभी रिपीट करेगा। खूबसूरत बात क्या, रिपीट भी नहीं करेगा, एक पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे 10/3 में तो पैटर्न बन गया 3.33333, तो इसमें तो एक पैटर्न भी नहीं बनने वाला। सोचो तुम एक घने जंगल जा रहे हो, ठीक है, इमेजिन करो, और रास्ते में तुम्हें एक भूत पकड़ते और वो तुमको बोले कि तुम मुझे कुछ काम, एक ऐसा काम दे जो मैं करता रहूं, और जैसे ही अगर वो तूने मुझे ऐसा काम दिया जो मैं करता रहूं, अगर वो मैं कर पाया और खत्म हो गया वो काम, फिर मैं तेरे को मार दूंगा। तो तुम बताओ उसे क्या काम दोगे, बोलो ऐसा क्या काम दोगे जो वो कभी साला खत्म ही ना कर पाए। पाई की वैल्यू निकाल। उसे बोलो अरे पाई भी कहा जाना, √2 की वैल्यू निकाल, तो सिर्फ √2 की वैल्यू निकाल। क्या करेगा वो, √2 की वैल्यू निकालता रहेगा, कब तक, अनंत तक निकालता रहेगा, लेकिन वो वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी। ऊट पटांग आंसर आते जाएंगे। ऊट पटांग से मेरा मतलब है उन आंसर्स में कोई रिपीटिंग पैटर्न उसे दिखाई ही नहीं देगा, जिसके आगे बोले हाँ भाई आगे भी ऐसे हो जाएगा, ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। हर बार डिजिट्स बदलती जाएंगी। तो √2 इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरैशनल। इसी तरह से एक और नंबर जिसे हम कहते हैं पाई, which is 3.1415926 ऐसे करके आता जाएगा। So this is another irrational number। एक irrational number और होता है जिसे हम कहते हैं E। भाई माइक थोड़ा ऑफ कर लें आप। इसे हम कहते हैं नेपेरियन कांस्टेंट, और E की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 2.718 एंड सो ऑन। दैट इज हाउ द वैल्यू ऑफ E इज। ध्यान रखें कि E क्या है। सो E इज आल्सो एन इरैशनल नंबर। ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। E इज आल्सो एन इरैशनल नंबर। इसे नेपेरियन कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 2.718 ऐसे कुछ करके आती है। तो ये इरैशनल नंबर है। तो आप समझे रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरैशनल नंबर्स क्या हैं, क्लियर है। अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ जल्दी जल्दी, रैपिड फायर राउंड है छोटा सा। 0 इज एन इंटीजर, ट्रू या फॉल्स? True. बिल्कुल, 0 इज अ इंटीजर, दैट इज ट्रू। ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है, आपको सिर्फ ये डायग्राम ऐसे नहीं समझना कि सुंदर लग रहा है। ये डायग्राम एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहा है। क्या एवरी नेचुरल नंबर का जो सर्कल है दैट इज कंटेन्ड इनसाइड द सर्कल ऑफ होल नंबर। इसका मतलब क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बिकॉज़ होल नंबर्स का जो सर्कल है वो इंटीजर्स के सर्कल के अंदर आ रहा है, एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? एंड इरैशनल नंबर्स ये ऑलरेडी डिफरेंट सेट है, ये बिल्कुल अलग प्रजाति है, ये अलग स्पीशीज है, ये एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है इरैशनल नंबर, जिनका इस दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। दे डू नॉट हैव एनीथिंग विद कॉमन विद दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now you tell me 3/4 is a rational number. True or false? True. That is very obvious. ये तो true है, ये बात तो true है। -7 is a rational number. True or false? True. Yes, -7 is a rational number. That is true. 0 is a rational number. True. 0 is a natural number. √3 is a rational number. √3 is a rational number. True or false? False. False. √7 is a rational number. True or false? False. √4 is a rational number. True or false? It is true. √4 is a rational number because it is equal to 2. Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay.
अब मैं अगर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दूं, ठीक है, तो मिलाकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या कहलाता है वो? रियल रियल नंबर्स। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। So every number that you can think of at this moment is a real number. So if I ask you, √3 is a real number, true or false? True. Zero is a rational number as well as a real number. True. √2 is a irrational number as well as a real number. True. So every number that you can think of at this moment of time, वो numbers क्या कहलाते हैं? बोले? रियल नंबर। रियल वो नंबर कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सब कुछ आ गया, जो भी आप सोच सकते हैं। क्लियर है? क्या इतना सब समझ में आया? ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। आपको बताया था एक शब्द, एक लाइन बोली थी, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बोला था। यस ठीक है। तो यही चीज अब यहाँ पे लागू होती है। क्या रियल नंबर्स काफी थे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए? नहीं यार, ये काफी नहीं थे, क्योंकि अभी भी कुछ इक्वेशंस ऐसी थी जिनका आंसर हम अभी भी नहीं दे पाते, जैसे x² = -1। क्या इस पूरे सिस्टम में कोई ऐसा नंबर होगा, किसी की औकात है जो स्क्वायर करके -1 आंसर दे दे? नो सर। नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए जरूरत महसूस हुई कि कुछ और नए नंबर्स इन्वेंट करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? नीड महसूस हो रही है हर बार। रैशनल इरैशनल नंबर्स की नीड क्यों महसूस हुई? क्योंकि x² = 2 जैसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं था। इसलिए हमें नीड महसूस हुई, यार चलो कुछ नए नंबर्स इन्वेंट करते हैं, कुछ नए नंबर्स बनाते हैं बैठकर। तो √2 बना डाला, √3 बना डाला। अब फिर से नए नंबर्स का हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब आपके दिमाग के कुछ तारों को थोड़ा सा हिलाने डुलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? आपको पता है सारे रियल नंबर्स किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आया ना? इस लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। Number line. We call this as नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? 0। और फिर यहाँ पर नंबर्स 1, ये 2, ये 3। अच्छा, 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? -2 के पहले क्या आएगा? -2 के पहले -2 के पहले मतलब इधर -2 के पहले क्या आएगा? -3. किसी के डैडी नहीं बता सकते कि -2 के पहले क्या आएगा। लेट मी टेल यू, -2 के पहले क्या आएगा कोई नहीं बता सकता। -2 से पहला नंबर क्या है? क्यों? आप तो क्या सोच रहे हो? -2 के पहले -3 आएगा। अरे -2 के पहले यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ क्या आएगा कोई नहीं बता सकता। 0 के जस्ट पहले क्या आएगा बता सकता है क्या? नो सर, नहीं बता सकते। इसीलिए जब मैंने तुमसे पूछा 2 के बाद क्या आएगा, तुम्हें लगा सर क्या बकवास पूछ रहे हैं, ये तो मुझे मालूम है 2 के बाद 3 आएगा। बताओ सर को इतना मालूम नहीं है, लेकिन आप मुझे सोच के बताओ 2 के बाद क्या आएगा बता सकते हो? Decimal. नहीं, क्या वो नंबर बता सकते हो? नो सर। Cannot tell. You cannot tell because the real numbers are dense in themselves. Dense means आप यहाँ पर, अच्छा सबसे छोटी यूनिट क्या पता है आपको डिस्टेंस की? पिकोमीटर, फर्मी, क्या पता है डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट? कुछ पता है? सर जीनो सेट होता है, उसके एक्सपेरिमेंट के बाद कोई एक वैल्यू डिसाइड हुई थी। जो स्मॉलेस्ट मतलब डिस्टेंस होता है जो हम ट्रैवल कर सकते हैं। 0? पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। 0 के बाद एक जीनो तो बोल 0 रहा से था सर, जीनो से हाँ, 0 के जस्ट बाद कोई नंबर आएगा, ये आप नहीं बता सकते कि 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आने वाला है। Because the numbers are so dense in themselves that even if you move एक 10 to the power -100 मीटर भी आगे चलोगे तो उसके रास्ते में कितने रैशनल और इरैशनल आ जाएंगे बताओ? इनफाइनाइट। सही बात है, इनफाइनाइट। बिकॉज दो रैशनल्स के बीच में कितने इरैशनल्स होते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। और दो इरैशनल्स के बीच में कितने रैशनल्स होते हैं? वो भी इनफाइनाइट। सो यानी कहने का मतलब कि यहाँ इंच पर भी जगह खाली
बोलो, यहाँ इंच पर भी जगह खाली नहीं है। पूरी की पूरी नंबर लाइन क्या हो रखी है? भर रखी है। किससे भर रखी है? नंबर से, नंबर से, रियल नंबर से। You pick up any point, you will have a number corresponding to it. You pick up any point here, you have a number corresponding to it. हर पॉइंट के लिए इस नंबर लाइन पर एक ना एक नंबर जरूर है, और हर नंबर के लिए, हर पॉइंट के लिए कोई ना कोई रियल नंबर जरूर है, और हर रियल नंबर के लिए इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट क्लियर है। तो रियल नंबर्स कितने हैं? रफली स्पीकिंग रियल नंबर्स कितने हैं? जितने इस पर पॉइंट है, और इस पर कितने पॉइंट हैं? उतने हैं जितने रियल नंबर्स हैं। हाँ या ना? ये नंबर्स कैसे? वन डायमेंशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं ये? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल? एक ही डायरेक्ट। They can be represented along a straight line. सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के along रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन सबको, तो हम क्या कहते हैं उसको? वन डायमेंशनल। That is when you only need one axis to one axis. ये x axis भी मान सकते हैं इस नंबर लाइन को। When you only need one axis in order to denote them, in order to represent them. Yes or no? Yes, sir. जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना बेटा, फिजिक्स में आप पढ़ोगे वन डायमेंशनल मोशन, तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब आप समझ गए क्या होगा? बताना सोचकर। हाँ, मोशन स्ट्रेट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वहां पर बस एक एक्सिस के अलॉन्ग ही मोशन होगा। तो आप उस पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड वन कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई द मोशन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है बात? Yes. तो ये नंबर्स भी कैसे हैं? वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है? One dimension. वन डायमेंशनल है। तो रियल नंबर सबके सब वन डायमेंशनल है। अब हमें ऊपर, मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ, हमें क्या करना था? नए नंबर्स, बोलो यार, हमें क्या करना था? नए नंबर करने थे। नए नंबर्स इन्वेंट करने थे, नए नंबर्स इन्वेंट करने थे। लेकिन दिक्कत क्या है? यहाँ जगह बची क्या? यहाँ जगह है क्या? नहीं सर। यहाँ जगह ही खत्म हो गई। अब नए नंबर्स वाला लाए कहाँ से? उनके लिए तो जगह ही नहीं पूरा बची। नया सिस्टम बना दें। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो ऐसे नंबर्स बनाने पड़ेंगे जो टू डायमेंशनल नंबर्स होंगे। और वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? बोलो क्या कहलाते हैं? Complex number. Complex numbers. Those numbers are called as complex numbers. तो complex numbers कुछ ऐसे, ये जो बड़ा रेक्टेंगल बनाया, this is the set of complex numbers. ये complex numbers का सेट है। अब complex numbers represent कैसे करते हैं? Let me tell you. क्या ये बात समझ में आ गई? सर पर वो रेक्टेंगल में तो रियल नंबर कहाँ पर? देखो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर है ये, रियल नंबर है ये और ये, ठीक है ना? इन दोनों को मिलाकर क्या बना? रियल नंबर्स। फिर यहाँ कुछ और नंबर्स हैं, वो नंबर्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और every real number is also a इसको डब्बे को देखकर क्या लग रहा है? बताओ, ये डब्बे के अंदर सब कुछ है? दूसरे इंटीजर्स आ गए या नहीं आए? आ गए। क्या सारे रियल नंबर्स आए कि नहीं आए इस रेक्टेंगल के अंदर? बोलो। आ गए। यस आ गए। तो क्या कह सकते हो आप इसको देखकर, इस डायग्राम को देखकर? एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अब आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप बोल रहे हो लाइन पर तो जगह ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नए बनाने पड़ेंगे हमें, हाँ या ना? Yes. तो देखो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो अभी तो मैं बस आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बहुत ही ब्रीफ सा आइडिया, ठीक है? Yes. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली चीज हम एक नंबर नया डिवाइस करते हैं जिसे कहते हैं आयोटा। ये नंबर क्या है? आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आंसर कितना आता है? -1। तो आयोटा इज इन अ वे स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा क्या है? किसका स्क्वायर रूट है? -1 का। आयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो क्या अब आपको x² इक्वल टू -2 का आंसर मिला? बोलो क्या होगा? Yes sir. 2 आयोटा। It will be equal to plus minus √2 into iota. क्लियर हो गया? आया ना?
इज इट क्लियर? यस सर। या गया खोपड़ी के ऊपर से गया? ये समझ में आया कुछ या नहीं आया? सब लोग बताओ। सर नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ बेटा, क्या समझ नहीं आया? हाँ बोलो, क्या समझ नहीं आया? पूछो मुझसे, पूछो। हाँ सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 के बाद नहीं आया। अच्छा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो आंसर क्या होता है? Two. प्लस माइनस -2 तो बताओ मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √2 और √2 को तो अलग कर दिया। -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा। नहीं आया समझ में? देखो -2 का रूट प्लस माइनस लिखा तो ये क्या हुआ? प्लस माइनस √2 इंटू आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि -2 इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस -2 इंटू -1। -1 का रूट क्या है? आयोटा। ये लिख दिया यहाँ पर। नहीं आया समझ? सर तो फिर हम ऐसे किसी भी नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे हो? रियल नंबर के बारे में सोच रहे हो? रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हुआ, यही सोच रहे हो ना आप? यस सर। सर मतलब है ना? ऐसा कोई भी फॉर्म का नेगेटिव हो स्क्वायर में तो हम उसे बस आयोटा में कर हाँ देंगे। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। मान लो कल को आपको वही बोले एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। बोलो बेटा फटाफट आंसर बताओ मुझे इसका। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 आई। ये आयोटा। खत्म। समझ में आया? अरे आयोटा का आविष्कार ही इसलिए किया गया ताकि हम इस तरह के आंसर्स का, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। हाँ या ना? यस सर। सर डाउट है हाँ बोलो। सर, हम लोग 1 इंटू i⁴ को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा या रियल नंबर? 1 इंटू i⁴. I will call this complex number or real number because every real number is a complex number. सर हाउ? अभी वही बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तुम बोलने तो दो, तभी तो बताऊंगा। ठीक है, बोलो। 5 मिनट मैं बोल लूं, फिर उसके बाद तुम पूछने लायक कुछ नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? z से। और वो कैसे दिखाई देते हैं? a प्लस आयोटा b जैसे दिखाई देते हैं, जहां पर a और b दोनों रियल नंबर। कैसे हैं? क्या हैं a और b दोनों? रियल नंबर्स। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में सुन लो। इन नंबर्स के कितने हिस्से हैं? बोलो। इन नंबर्स के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से कैसे? एक हिस्सा है a और एक हिस्सा है b। सही बात है। इसको a को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस a एज रियल पार्ट। a को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ a, रियल पार्ट ऑफ z। सॉरी। और b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है ना? हाँ, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेकिन बी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। हाँ या ना? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? आपने जो पूछा, आपका नाम बताओ बेटा। सर मैं हाँ मैं बोलो। अनुज गोयल। प्रणव गोयल। पापा का नाम क्या है? अनुज अनुज अनुज। पापा का नाम अनुज। मेरा नाम Yes? अनुज है, पापा का नाम हेमंत। हेमंत। हाँ। ठीक है, अब मान लो हम बोले अनुज। अनुज एक नाम हो गया। अनुज को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अनुज हेमंत जी का बेटा अनुज, हेमंत जी का बेटा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बी अपने आप में एक रियल नंबर है, लेकिन वो जेड का क्या है? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है भाई? जेड के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है ए और दूसरा हिस्सा क्या है? बी। B. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ए को तो हम यहाँ मैप, ए को तो हम यहाँ लिखते हैं और बी को हम यहाँ पर लिखते हैं। यानी कल को अगर मैं तुमसे कहूँ एक नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो उसे कैसे दिखाओगे? आप क्या करोगे? इस एक्सिस पर तो रियल पार्ट को मैप करते हैं, रियल पार्ट, और ऊपर वाले पर हम इमेजिनरी पार्ट मैप करते हैं।
इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं बोलूं z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, बताओ ये कैसे दिखाओगे? ये पता कैसे दिखाई देगा? यहाँ पर 2 और ग्राफ पेपर पे जैसे यहाँ 3, तो ये नंबर, ये वाला जो पॉइंट हो गया 2,3 हो जाएगा। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ी? बोलो कितने डायमेंशन? सर 2 2 डायमेंशन। तो ये नंबर्स कैसे हैं? 2 डायमेंशनल नंबर, 2 डायमेंशनल नंबर्स हैं। अब आपको मैं ये बात कैसे बता रहा हूँ कि देखो, समझो कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा समझना, क्या मैं एक नंबर लेता हूँ 3, 3 कैसा नंबर है? रियल या इमेजिनरी? बोलो रियल। रियल। क्या बेटा मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा? यस। यस सर तो क्या अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया? यस Yes, सर। sir. हो गया क्या नहीं हुआ? Yes, sir. और बताओ इसको कहाँ दिखाओगे? कोई बताएगा इसको कहाँ दिखाओगे? सर एक्स कौन सी? एक्सिस। हाँ वेरी On गुड। ये कहाँ x-axis, आएगा? वो- एक्स एक्सिस पर आएगा। किस पॉइंट पर आएगा? 3,0। ये आ गया, ये आ गया। तो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ, बोलो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ Real number. रियल नंबर। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई या खोपड़ी के ऊपर से गई नो सर, आ गई। सबको? बेटा आ किसी को गई कोई सर। भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो पूछो। रियल नंबर क्यों नहीं होता? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल आपने पूछा मुझसे। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर क्यों नहीं है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता तो पागल कुत्ते ने काटा हाँ। था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंट करते। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे लिए रियल नंबर्स नाकाफी थे। They were not sufficient for us to answer every problem. That is why we invented complex numbers. Is it Yes. clear now? किसी का मन में कोई अगर क्रांतिकारी विचार हो तो पूछ लो। बोलो भाई, किसी के मन में कोई और क्रांतिकारी विचार हो तो पूछ लो। अरे हाँ या ना, कुछ तो बताओ। नो सर। नो सर। सब नो सर। चलो एक मिनट, जरा मैं चैट बॉक्स पर आता हूँ। चैट बॉक्स में देखते हैं कोई कुछ कह रहा हो। जल्दी से मुझे लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट। आई वांट टू सी 21, 22, 3 या जितने भी लोग हैं, यस और नो। कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से चैट बॉक्स में। सर मुझे डाउट है, पर ये मतलब नंबर सिस्टम में नहीं है। हाँ वो अभी लेटर ऑन हम बात कर लेंगे, चिंता नहीं करो बेटा, ठीक है। मतलब कोई मैथ्स का रिलेटेड नहीं, मतलब मैथ्स इन्वेंशन है या डिस्कवरी उस पे? हाँ हाँ, निधि सिंह समझ में आया, आदित्य, अतुल ओके, राजदीप ओके, अंशुल बिल्कुल, रोहित, लवधि जैन ओके, अंजलि, कमलेश, I've got your confirmation. कोई आलस नहीं करेगा, सब लोग जल्दी जल्दी लिख के बताएं। समझ में आया ना सबको? चलिए तो वापस आते हैं अब इधर। Is it clear to everyone now? और एक चीज और, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर अभी इतना सेंटिमेंटल ना हो, सिर्फ आपको बताया गया होते क्या है, इनका जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं, वो सब चीजें क्लास 12 में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ इसलिए बता दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, ठीक है ना, कि नंबर सिस्टम अभी यहाँ पर है। अच्छा, कल को अब ऐसा भी हो सकता है कि कल को हमें और चीजों की जरूरत पड़े, और नंबर्स की जरूरत पड़े, तो हो सकता है हमारा नंबर सिस्टम इससे ही बड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आया ना? 3 डायमेंशनल में जाना है तो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, फिर तो 3 डायमेंशनल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, जब आदमी गुफाओं में घूम रहा था, उसने कभी सोचा था कि इसके आगे बढ़ेगा, इसके आगे बढ़ेगा? कभी सोचा था क्या उसने? नहीं। लेकिन फिर होल नंबर आए, होल नंबर तक आया, फिर उसने कभी नहीं सोचा था यार नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ी। तो आज हम एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम यहाँ हैं, कहाँ हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। एंड टुमारो देयर मे बी अ नीड to solve some more new problems and we need to invent some new numbers. तो हो सकता है एक नया नंबर सिस्टम और खड़ा हो जाए। क्लियर है भाई? Yes, sir. लेकिन हाँ, आज तक वेक्टर्स ऑलरेडी 3 डायमेंशनल नहीं है क्या?
क्या वेक्टर 3 डायमेंशन, लेकिन वेक्टर नंबर्स थोड़ी। यस चलो आगे बढ़े। वेक्टर कैन बी 2 डायमेंशनल एज वेल एज 3 डायमेंशनल। तो यहाँ तक की मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई? Yes, sir. चलो ठीक। अब आप मुझे एक दो चीजें और बताएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। रैशनल प्लस रैशनल कैसा होता है? रैशनल। Rational plus rational is rational. Rational minus rational is also रैशनल। rational. Rational divide by rational is also a rational, provided जिससे divide कर रहे हैं वो rational zero ना हो। सही बात है? यस सर। ठीक है। तो rationals के बीच में कितने distinct rational numbers आते हैं? Infinitely many irrational numbers are there. Rational numbers are there, और irrational numbers भी infinitely many हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अच्छा, sum of rational and irrational कैसा होगा? Sum of rational and irrational is always कैसा होगा बोलो? Irrational. अब कई लोग कहेंगे सर डिफरेंस के बारे में बताओ। जब मैंने सम बोल दिया तो डिफरेंस उसके अंदर आ ही गया। सम बोलूं या डिफरेंस बोलूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ या ना? कैसे? अब जैसे मैं 2 + √3 की बात कर रहा हूँ, 2 + √3। कई लोग कहेंगे सम सर अगर माइनस होता तो कोई बात नहीं, √3 - 2 लिख देता, तो -2 इसमें ऐड कर देता एक तरीके से। हाँ या ना? √3 + 2 इज नथिंग। और अगर मैं चाहूँ तो रूट ऑफ -2 ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक अलग एक नया नंबर। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू √3 - 2 और नॉट? Yes, sir. So every subtraction is equivalent to addition with negative of the number. हाँ या ना? अगर मैं 5 - 3 लिखता हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ 5 + -3, एक ही बात है। तो every subtraction is a form of, बोलो, Addition. every division is a form of multiplication by the reciprocal. Okay? Yes. फिर अच्छा एक चीज और बताओ, अगर A रैशनल हो, इसका सिंबल का मतलब समझते हो? A belongs to rational and B does not belong to rational. If it does not belong to rational तो कहाँ belong करेगा? Irrational को belong करेगा। Then A B, बताओ रैशनल कब होगा? कब हो सकता है रैशनल नंबर? So when it Only is if 0. A or B is equal to 0. when A is 0. B तो 0 हो गई है ना बेटा? B तो irrational नंबर है, irrational नंबर में 0 तो आता ही नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर तभी आ सकता है जब रैशनल नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया वो आंसर क्या हो? 0 हो। वो क्वेश्चन वो क्या हो? 0 हो। अच्छा, इरैशनल प्लस इरैशनल कैसा होगा? इरैशनल प्लस इरैशनल कैसा होगा बोलो? बिल्कुल, हम कहेंगे कैन नॉट से, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लो देखो, दोनों नंबर इरैशनल हैं। आंसर क्या आया? 4। कैसा आ गया? रैशनल। जबकि ये कैसा था? इरैशनल। और वो कैसा था? इरैशनल। लेकिन दोनों को जोड़कर कैसा आ गया? Rational. Rational. So you cannot say anything here. Is it clear? Yes. Yes. अच्छा, सम, अगर सम की डिफरेंस की बात करें तो कुछ कह सकते हैं क्या डिफरेंस के बारे में? No sir. डिफरेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। प्रोडक्ट के बारे में? No sir.
कैन वी से एनीथिंग? इरेशनल इनटू इरेशनल No, कुछ होगा sir. क्या? कैन नॉट से, कुछ नहीं कह सकते। दोनों चीजें हो सकती हैं, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अच्छा, इरेशनल और इरेशनल कुछ कह सकते हैं क्या? बोलो, कुछ कह सकते हैं क्या? No. So cannot say. We cannot say that whether it will be a rational or irrational. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लो मेरे पास है a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, जहां पर a, b, c और d सबके सब रैशनल हैं एंड रूट b कॉमा रूट d आर इरेशनल। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो बताएगा क्या क्या रिलेशन होगा a, b और c और d में? Sir, A is equal to C. a इक्वल टू c और b शुड बी इक्वल टू D. ये दोनों बातें होंगी। ऐसा क्यों होगा? देखो समझो, क्या अभी तक जो बताया इधर तक सबको समझ में आया? यहाँ तक क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। सो अब हम इसकी बात करते हैं। देखो, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए नॉट इक्वल टू सी, मान लेते हैं ए सी के इक्वल नहीं है। सही बात है, मान लेते हैं ए सी के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाई एंड ए माइनस सी को मैं रख लेता हूँ जेड। ए माइनस सी को क्या रख लेते हैं अपन लोग? जेड रख लेते हैं भाई। जब ए और सी बराबर नहीं है तो ए माइनस सी नॉन जीरो नंबर होगा, वो जेड हो जाएगा। हाँ या ना? Yes. और ये भी कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. क्यों? दोनों रैशनल थे ए और सी, तो ये इनका डिफरेंस भी कैसा होगा? एक रैशनल नंबर होगा। इसे उठा के, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई यार? सी प्लस जेड। Yes. तो हम यहाँ रख देते हैं सी प्लस जेड, इसको कहाँ रख देते हैं? 1, पुट इन 1। सी प्लस जेड प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी। सही बात? हाँ या ना? Yes, सी से sir. सी कट गया, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते। स्क्वायरिंग करेंगे क्या मिलेगा? जेड स्क्वायर प्लस बी प्लस 2z रूट बी इक्वल टू डी। हाँ या ना? Yes, sir. कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो, सब खोपड़ी के ऊपर से गई? Hi, sir. Sir, square करने की जरूरत है, वो रूट बी को दूसरी साइड ले आओ। तो फिर भी तो स्क्वायरिंग ही करूंगा। नहीं तो फिर आप रूट बी माइनस रूट बी को इरेशनल बोलोगे ना, और जेड तो ऑलरेडी इरेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रूट गया। बी माइनस, 2 मिनट, रूट बी माइनस रूट डी को क्या बोलूंगा? रूट बी माइनस रूट बी दो वो इरेशनल माइनस इरेशनल हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है। Can't say. कैसे हो जाएगा? तो- कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अभी तो, अब 2 मिनट, अभी ऊपर क्या बोला तूने? पढ़ना जरा। सर ये तो स्पेशल केस हो गया ना। क्या स्पेशल केस हो गया? ये भी रैशनल नंबर है, नहीं, वो भी मतलब वो- रैशनल नंबर है। कोई अरे कोई दो ही नंबर्स पे irrational काम mind- करेगा ना। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? अब रूट बी और रूट डी दो इरेशनल्स हैं, उन दोनों को माइनस कर रहे हैं, और वो जेड के, मैं तो समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो वो बात सही है कि रूट बी को हम उधर ले आए और रूट डी माइनस रूट बी इक्वल टू जेड लिखते हैं, और जेड क्या होगा? रैशनल। तो रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों बराबर हो जाएंगे। हम वैसे भी कह सकते हैं, क्लियर है? हम वैसे भी कह सकते हैं जो तुम सोच रहे हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि इरेशनल माइनस इरेशनल इन जनरल यू कैन नॉट मेक अ स्टेटमेंट कि वो हमेशा इरेशनल ही होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, जो तुमने कह रहे हो वो भी सही है। तो इसे उठा के इधर ले आते हैं, जेड स्क्वायर माइनस दिस और माइनस बी। अब ये नंबर कैसा है बोलो? Rational. रेशनल। और नंबर, और ये नंबर कैसा है? Irrational. ये नंबर इरेशनल है। इरेशनल इनटू रैशनल, ये इरेशनल है, लेकिन ये भी रैशनल बनना चाहिए। तो ये रैशनल, ये इरेशनल और ये रैशनल, दोनों का प्रोडक्ट रैशनल कब होता है? जब rational zero. जब रैशनल 0, यानी z कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
हाँ या ना? Yes. और z जैसे ही 0 हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू सी हो गया। Equal. खोपड़ी के ऊपर से गया भाई। I. a इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। यहाँ पर जब a इक्वल टू c हो गया तो क्या बचा, therefore from 1 रूट बी इज इक्वल टू रूट b इक्वल टू रूट d। उसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू d, b इक्वल टू d हो। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को Yes, sir. या नहीं आई? जिसको कोई भी डाउट हो पूछो, जिसको कोई भी डाउट। हाँ बोलो। 14 किया उसके बाद से समझ में नहीं आया, आपने कौन से 1 में पुट किया उसको? बेटा 1 तो एक ही है ना, ये रहा, ओके सर। ये जो रिलेशन दे रखा है मैं ये। सर वो आउट ऑफ स्क्रीन हो गया था इसलिए नोटिस नहीं हाँ होता अब समझ में आ गया बेटा। है। यस सर। ये 1 है, मैं अच्छे से लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए, ये लो, ये 1 है। अब सही है? यस सर। सर क्या यहाँ नोट तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यानी कि हम दो इरेशनल्स को ऐसे, जब हम a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी को बराबर रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू सी होगा और b इक्वल टू डी होगा। हम ऐसा हमेशा बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक, आई होप दिस मच इज फाइन। सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. यस ओके, सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग बीच बीच में बोलते भी रहें, ठीक है? तो आज जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो सिर्फ छोटा सा नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल और रैशनल में कब इक्वालिटी संभव है, जब दोनों जीरो हो, ऐसा सब मैंने बताया आपको। क्या ये सब क्लियर हो गया अच्छे से? अब मैं बात करता हूँ आईआईटी में आए हुए एक प्रॉब्लम की, ठीक है? आईआईटी का एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। आईआईटी में एक प्रॉब्लम आया था इंटीग्रेशन में। किसके ऊपर? इंटीग्रेशन, जो क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन हमें सवाल में दिलचस्पी नहीं है, हमें उसके आंसर में दिलचस्पी है। वो एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था कि एक क्वेश्चन था आईआईटी में, उसका आंसर, ठीक है, उसका आंसर आ रहा था 0। सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा था? क्या आंसर आ रहा था? 0। 0. ठीक है, तो आईआईटी ने, मैंने आपको बताया किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है बेटा? दो आंसर, either two options could be correct. एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा, आइदर 2 नहीं बेटा, 2, 3 और 4 ऑल में बी करेक्ट आल्सो। मोर देन वन करेक्ट, एक से ज्यादा करेक्ट, ठीक है? तो एक आंसर लिखा था 0, एक आंसर आईआईटी ने लिख के दिया ये, एक आंसर लिख के दिया था ये, ठीक है, और एक आंसर था शायद ऐसा कुछ, ये ऐसा था यार। बताओ आप किस किस पर टिक लगाते आज के लेक्चर के बाद? चारों ए, Sir, only A. सर ए। सिर्फ ए पर लगाते? देख लो, आई वांट अ पोल, जल्दी से फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, लिख कर, Sir, only A. चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ फटाफट। अनुज ए बोल रहा है, लवधी भी ए बोल रही है, अंशुल, आदित्य, अंशुल बोल रहा है ABCD, वेरी गुड बेटा। निश्चय बोल रहा है ABD, रोहित बोल रहा है ABCD, अमनदीप बोल रहा है ABCD, कृष्का बोल रही है ABCD, अंजलि AB, लवन्या AB, अंजलि AD, पीयूष चंदेल बोल रहे हैं ABCD, कमलेश AB। तो अगर मैं इसमें काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों ने सिर्फ ए बोला है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग बराबरी की टक्कर है भाई।
लगभग 10 या 11 लोगों ने आंसर ए के अलावा बी सी डी ऐसे कुछ आंसर्स भी दिए हैं। सो आई वुड लाइक टू नो, आपके लोगों के विचार मैंने जान लिए, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सबको? जो आपने बोल ही दिया, खैर लगता क्या है वो बोला ही आपने। एक आंसर तो ये होगा ही होगा, हाँ या ना? यस सर। लेकिन ना तो बी आंसर होगा, ना सी आंसर होगा, ना डी आंसर होगा, यानी आंसर विल ओनली बी ए। तो आज के लेक्चर का मेन मकसद ये था आपको इस क्वेश्चन को बारे में बताना। इस क्वेश्चन में कोई मुझे बताएगा, कोई आप में समझदार बच्चा, कि पाई माइनस 22/7 को टिक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कई बच्चों ने तो कर दिया। क्योंकि पाई इरेशनल सर और 22 इसमें हाँ, तो दोनों की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है, लाइक Yes, 0 मतलब- नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू से 22/7 नहीं है सर। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होता तो पाई की वैल्यू 22/7 होती, हाँ या ना? लेकिन 22/7 का मतलब ये किस फॉर्मेट में है? p/q फॉर्मेट में है, जहाँ q 0 नहीं है। यानी पाई कैसा नंबर हो जाता? बोलो, रेशनल। रैशनल नंबर हो जाता। लेकिन पाई तो कैसा नंबर है? रैशनल, इसलिए ये गलत है। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ ये गलत क्यों है, क्योंकि पाई माइनस 22/7 अगर 0 होता तो इसका मतलब होता कि पाई 22/7 है, और अगर पाई 22/7 है इसका मतलब ये p/q फॉर्म में है, और अगर ये p/q फॉर्म में है तो इसका मतलब पाई रैशनल हो गया, जो कि गलत है। इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा? पाई किसके बराबर हो जाएगा? 3.14। 3.14 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग? बोलो, टर्मिनेटिंग सर। so terminating. टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। मैं 3 Terminating. पॉइंट, हाँ 3.14 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3.14 लिखा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि थोड़े समय के बाद खत्म हो गया। लेकिन पाई एक रैशनल नंबर है, तो ये कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए कभी भी बराबर नहीं हो सकता। Non-terminating. इसलिए कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, ई क्या 2.718 हो सकता है? नो सर। नो नहीं, क्योंकि ये भी कैसा डेसिमल है? इधर ये टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, और ये कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 95% लोगों ने ए बी सी डी सब पर टिक लगाया था, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उनको दिमाग में कहीं ना कहीं रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स में? सबसे पहली चीज बेसिक मैथ्स। क्लियर हुआ? यस सर। Yes. सो इज इट क्लियर? सर अगर हाँ बोलो। सर तो अगर क्वेश्चन में से दिया होता कि assume pi equals to 22/7 या e equals to 2.718, तो हम लोग को उस पर भी टिक करना होता ना? हाँ, फिर देखो पहली चीज तो एक ये मान लो कि आईआईटी में जो लोग पेपर बना रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, है ना? वो भी हमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं कि नहीं रखते? यस सर। तो वो साइड में आपको ये थोड़ी ना लिख के देता कि बेटा पाई मान लो 22/7 है, और फिर लिख के देता ऑप्शन में, देखो बेटा पाई माइनस 22/7 क्या होगा। डू यू बिलीव कि वो इतने मूर्ख होंगे? नो सर। गिवन वो असल में क्यों गिवन होता है? वो सिर्फ इसलिए गिवन होता है ताकि हम कैलकुलेशंस को आसान कर सकें प्रॉब्लम्स में। इसलिए कई बार क्वेश्चन के साइड में लिखा रहता है टेक पाई एज 22/7 सो दैट द कैलकुलेशंस डू नॉट बिकम सो डिफिकल्ट that you find them really difficult to solve them. Clear है? Yes. ठीक, भैया समझ में भी आया सब? यस सर। यस सर। तो कैसा लगा भाई ये सेशन आज का? इंटरेस्टिंग लगा कि बोरिंग लगा? इंटरेस्टिंग सर। इंटरेस्टिंग। क्या नया चीज जानने को मिला? कोई बताएगा आप में से जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 डायमेंशन में होते हैं। और कोई नई चीज? आयोटा के बाद इमेजिनरी इमेजिनरी। ओके, a plus root b equals to c plus root d, वो वाला इक्वेशन में। और
और एक बुनियादी बात पता चली कि मैथ्स एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैथ्स को और फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग कुछ चीज बताऊं। Yes, sir. अभी तक 10th में तुमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा, Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या बताया था, उसमें क्या पढ़ा था कि बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और चारों तरफ कौन घूमते हैं, Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना थोड़े समय के बाद केमिस्ट्री वाले कहेंगे, क्या कहेंगे पता है, जो हमने पढ़ा था ना वो सही नहीं था। वो कहेंगे बेटा ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, अब क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी जो उन्होंने एटॉमिक बोर का एटॉमिक थ्योरी पढ़ाया, समझ रहे हो, अब वो Yes, आपके sir. सामने ऐसी नई थ्योरी रखने वाले हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी उसको, जो कहेगी कि ऑर्बिट में नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हैं, ऑर्बिटल्स में घूमते हैं, ऑर्बिटल्स अलग चीज है। तो केमिस्ट्री वाले आपको क्या देंगे अभी, धोखा। क्या देंगे, धोखा। धोखा देंगे। और सोचो सबसे बड़ा धोखा क्या होगा, साला जो हमने 10वीं तक पढ़ा, 10 साल पढ़ा, अब आप कह रहे हो कि वो सही नहीं है। हाँ या ना, हाँ। फिजिक्स में भी इस तरह की चीजें आती हैं जहां पर आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। फिजिक्स में एक साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, किसकी वेलोसिटी का, साउंड की वेलोसिटी का, साउंड की वेलोसिटी का न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने। तो लोगों ने उस फॉर्मूला को पढ़ा, यूज किया, बुक्स भी सॉल्व की। हो सकता है उस समय उन्होंने एससी वर्मा, मतलब मजाक कर रहा हूँ, उस समय हो सकता है एससी वर्मा भी सॉल्व कर ली हो, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर ली हो, ठीक है। फिर लगभग उस फॉर्मूला के 200 साल आने के बाद, 200 साल के बाद तुम्हें पता है एक मैथमेटिशियन आए, एक फिजिसिस्ट आए, लाप्लास, क्या नाम था उनका, लाप्लास, लाप्लास, LAPLAC, लाप्लास। उन्होंने क्या बताया, अबे जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो गलत है, इसको सही कर लो। और कितने समय तक लोग गलत पढ़ते रहे, लगभग 200 साल लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे उससे, एससी वर्मा के आंसर मिलाते रहे, सोचो। और कई लोग तो मर के ऊपर भी चले गए होंगे, और फिर उसके बाद नीचे आकर एक बार फिर ऊपर चले गए होंगे, 2 इनिंग्स खेल ली होगी उन्होंने। तीसरे जन्म में आके पता चला होगा साला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला कैसा था, गलत था। क्यों, इन सब्जेक्ट्स में ऐसी ऐसी शॉर्टकमिंग्स क्यों होती हैं, कोई बताएगा, इन सब्जेक्ट्स में ऐसी शॉर्टकमिंग्स क्यों होती हैं। तो डिस्कवरीज होती हैं सर। हाँ बिल्कुल, बहुत सही पकड़े हो आप। वो सबके सब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं। दे आर ऑल डिस्कवरीज, दे आर ऑल डिस्कवरी, दे आर बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के ऊपर बेस्ड हैं। हम प्रकृति को देखकर चीजें इन्वेंट सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे ये कारण होगा, तो दे आर जस्ट डिस्कवरीज बेस्ड ऑन नेचर। और क्या हम नेचर को पूरी तरीके से अभी तक समझ पाए हैं, No, sir. नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अभी तक हम नेचर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए हो सकता है कि आज से 50 साल के बाद आप जब फिजिक्स पढ़ो तो आपको पता चले यार फिजिक्स में मैंने वो फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला तो गलत है, अभी किसी ने प्रूव किया, आया ना। लेकिन और केमिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शंस होते रहते हैं वहां तो। लेकिन एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट विच इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो क्या है, Maths. Maths is called as a king of sciences. Why it is called as king of sciences? It is आज से invented. 1000 साल पहले भी 1 + 1 2 था, आज भी 1 + 1 2 है, और आज के 1000 साल बाद भी 1 + 1 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि जो तुमने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोई ही नहीं कहेगा आगे 50 साल के बाद यार वो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 नहीं, वो गलत था, आज पता चला कि वो तो 2 होता है। कोई नहीं बताने, कोई नहीं कहने वाला। मैथ्स में कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होते, नहीं होता, इट इज एन एब्सोल्यूट साइंस। तो मैथ्स में हर क्यों का जवाब मिलता है, हर इफ हर बट का सवाल जवाब मिलता है, लेकिन बाकी साइंसेस में नहीं मिलता क्योंकि दे आर ऑल डिस्कवरीज, दिस इज एन इन्वेंशन। ओके सर अगर जवाब क्या, अगर जवाब मिलेगा भी नहीं तो हम इन्वेंट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत सही बात कही इसमें। अगर हमें जवाब मिलेगा भी नहीं तो हम क्या कर लेंगे, इन्वेंट कर लेंगे, नई चीजें डेवलप कर लेंगे, हाँ या ना, वी विल इन्वेंट न्यू थिंग्स।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का जवाब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हमने नए नंबर्स इन्वेंट कर लिए, है ना। Yes, sir. तो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू ऑल थिंक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? The need for. नीड तो है ही, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट यू शुड हैव विद इट, यू शुड हैव द इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। सबसे पहली चीज, यू शुड फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। तो मैथ्स एक ऐसा चीज है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, बहुत ही लॉयल सब्जेक्ट है, एंड इट इज एलिजिबल कैंडिडेट टू फॉल इन लव विद। यस Yes, sir. yes, you can surely fall in love with this subject and it will never betray you. कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाला, ठीक है। Yes. Yes. Yes, Sir. sir. So the message is keep loving maths, keep doing it. Yes. और Yes. फिर हम यहाँ हैं ही, आपको जो भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, ओके। अब रही होमवर्क Sir. की बात। हाँ बोलो यार। सर कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर सर दोनों सेम होता है सर? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, अब इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर सेम होते हैं क्या सर? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर सेम नहीं होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 ना हो, दे आर कॉल्ड एज इमेजिनरी। यानी कि जिसमें ये बी वाला पार्ट 0 ना हो, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो हम बोलते हैं ए और बी रियल नंबर्स हैं, जहां पर ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, बी 0 भी हो सकता है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन जब हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं तो वहां पर बी का नॉन जीरो होना जरूरी है। सो एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो आप मुझे Yes, बताओ, sir. 2 + 3 आइटा इमेजिनरी है कि कॉम्प्लेक्स है? या दोनों? दोनों दोनों है। दोनों इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। सो दिस इज एन इमेजिनरी नंबर एज वेल एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन 3 + 0 आइटा कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है। क्लियर हो गया? Yes, sir. So if b not equal to 0, z is called as imaginary number. समझ गया भाई? जिसकी क्वेरी थी सेटल हो गई? यस। ओके, सो अब रही होमवर्क की बात। होमवर्क की बात कर लें। होमवर्क में बोलो अभी आज होमवर्क दें या ना दें? 2 सर। देते हैं? दीजिए सर। यस सर दे दीजिए। तो आज हम एक डीपीपी देंगे होमवर्क में करने के लिए आपको। एक डीपीपी वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। हो सकता है आज नहीं मिले, हो सकता है आज शाम तक मिले, हो सकता है कल सुबह तक मिले, लेकिन मिल जाएगी। ठीक है, एक डीपीपी देंगे बस। ठीक है, ओके सर। ठीक। और वो जो डीपीपी Yes, होगी sir. वो डीपीपी इसके ऊपर बेस्ड नहीं होगी जो हमने पढ़ा है, ध्यान रखना। वो सब किसके ऊपर बेस्ड होगी? जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, इट बी अ बेसिक डीपीपी। उसमें कुछ ना कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे नो डाउट, लेकिन प्राइमरीली एक वो जनरल डीपीपी होगी। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर b नॉन जीरो है तो हम उस z को इमेजिनरी नंबर कहेंगे या फिर उस b को इमेजिनरी नंबर कहेंगे? Z क्या लिखा है इंग्लिश में? पढ़ो जरा, इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ो, जो येलो में लिखा है, जोर से पढ़ो। यस सर लिखा है। तो हाँ, फिर बस सर उसमें हमने ऐसा ग्राफ में क्यों लिखा है इमेजिनरी पार्ट को डिस्क्राइब करना है? असल में क्या है, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना? ठीक, ये Yes. कौन सी एक्सिस पर आएगा? ये कौन सी एक्सिस पर मैप करेंगे? यहाँ पर। Five. अगर मैं मान लो आपको एक नंबर देता हूँ 0 + 4 आएगा, 0 + 4 आएगा, बताओ कहाँ लिखोगे इसको? बोलो। सर y एक्सिस पे 4 पॉइंट पे। और ये कौन सा पार्ट था? इमेजिनरी पार्ट था। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर आपने बोला था ना कि हर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर है, तो अगर b अगर 0 है real तो number- वो भी तो हर इमेजिनरी real- नंबर होगा ही ना।
हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बोला। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इमेजिनरी शब्द तो अब बोला है, ठीक। और कोई डाउट? इज दैट ऑल? यस Yes, sir. सर Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे परसों सर को। हम ये क्या बोल हुआ? सकते हैं कि एवरी इमेजिनरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स। एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से ही आते हैं। एक चीज सोच के बताओ, हर महापुरुष पुरुष होता है क्या? यस सर। तो बस फिर महापुरुष पुरुषों में से तो निकल के महापुरुष बनता है। गांधी जी हाँ, महापुरुष थे तो पुरुष तो थे ना। हाँ हाँ सर। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? इमेजिनरी नंबर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका बी वाला पार्ट जीरो ना हो। तो ये किस में से निकल कर आया? कॉम्प्लेक्स में से। ये कॉम्प्लेक्स तो रहेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि तुम कल को महापुरुष बन जाओगे तो तुम पुरुष ही नहीं होंगे, फिर पुरुष होना छोड़ दो। हाँ सर, समझ गया। क्लियर हो गए फंडामेंटल? यस सर। चलो फिर। सर हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। सर वो जो पीआर की सीरीज में आपने जो वर्कशीट दी थी ना, वही वाली वर्कशीट हाँ, आएगी हाँ। अभी? नहीं नहीं, अलग आएगी। वो तो सिर्फ नेट पर वो के लिए थी, वो तुम्हारे लिए थोड़ी थी, ठीक है। ठीक, ओके देन, ओके सर। बाय बाय, मीट यू सून अ डे आफ्टर। थैंक यू सर। Thank you, sir. और एक डीपीपी नंबर 1 हो सकता है वहां पर। एक चीज और बोल दूं सबको कि डीपीपी वहां पर हो सकता है एक से ज्यादा दिखाई दें, तो आपको सिर्फ कौन सी डीपीपी करनी है? डीपीपी 1। क्या बोला था सर ने? एक चीज ओरिएंटेशन में बोली गई थी, क्या बोली गई थी? जितना डॉक्टर बताए उतनी ही दवा खानी चाहिए, बोला था ना। यस सर। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही करना है, एक डीपीपी, ठीक है। Yes, sir. ओके देन, बाय बाय। सर तब तक Bye, इसे sir. सबको रिवाइज करें। क्या? सर जब तक डीपीपी नहीं आ रही क्या प्रैक्टिस करना है? डीपीपी आ जाएगी, कल सुबह तक आ जाएगी। अभी तो और भी लेक्चर है तुम्हारे, या नहीं है? ये लास्ट लेक्चर है? ये लास्ट। ये लास्ट है, इसके बाद कोई लेक्चर Last. नहीं है। नो सर। No, sir. तो बेटर रहेगा जो भी आज आपने देखा ये अच्छे से रिवाइज कर लो, और थोड़ा बहुत अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी हैं, a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, वो सब रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। ओके सर। सब अच्छे से रिवाइज कर लो, और ये जो आज बताया ये सब अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार। ये सब ने सर नोट कर लिया ना? DP1 आ गई ऑलरेडी। क्या कह रहे हो? DP1 ऑलरेडी आ गई है। आ गई है? हाँ आपने चेक कर लिया वहां पर? हाँ सर, अभी मेरे सामने ही है। चलो बस फिर कितने क्वेश्चन है बताओ डीपीपी 1 में? देख रहे हो या नहीं देख रहे हो अभी आप? सर डीपीपी कौन से सेक्शन में आएगा? हाँ मैथ सेक्शन 12 में। क्वेश्चन है सर। सर 12 क्वेश्चन। कितने कितने? 12 क्वेश्चन। 12। चलो ठीक है। 1 to 5 सारे डीपीपी आ गए। सारे आ गए ना? तो अभी आपको सिर्फ 1 करना है और कुछ नहीं ओके करना सर। है। ओके ठीक है? सर। यस। ओके ठीक है देन, सर। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय।